नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि मंडप में आकांक्षा को देखकर तो हर कोई उस सवाल पूछता है, लेकिन वह बस रो रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। जिसे देखते हुए रजनी राठी उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने जिंदल परिवार की बहू बनने के लिए ये चाल चली और यहाँ बेचारा बनकर रो रही है। पता नहीं कितनी घटिया लड़की है जो किसी की बनी बनाई शादी तोड़ रही है। रजनी राठी की गंदी बातें सुनकर भीड़ में भी बातें होने लगी। वहां पर हर कोई हाई सोसाइटी से आता था, इसीलिए ऐसी हरकत किसी से भी बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। लेकिन शर्मा परिवार को अपनी बेटी पर पूरा यकीन था। भला वह बर्दाश्त कैसे करते कि कोई उसकी इंसल्ट करे। इसीलिए आकांक्षा के पिता अपनी जगह पर खड़े होते हुए नाराज आवाज में बोले, शर्मा परिवार के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो जिंदल परिवार में शादी करने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाए। यह मेरी बेटी लाखों में एक है, भला उसे इतनी घटिया तरीके की क्या जरूरत है, वह भी शादी करने के लिए। इतना बोलकर वह आगे आए और प्यार से बोले, आकांक्षा बेटा बोलो, बात क्या है और तुमने आकाश जिंदल से शादी क्यों की है? साफ साफ बता दो ताकि इन लोगों का मोहब्बत हो जाए। लेकिन अपने पिता का सामना करते हुए तो आकांक्षा को और दोषी महसूस हुआ। आखिरकार वह टिपिकल गुजराती फैमिली से आई थी और शादी जैसी बातें गुजराती में हमेशा ही परिवार वाले डिसाइड करते थे। इस तरह से बिना पूछे बिना किसी की मर्जी के मंडप में बैठना है। वह पहले ही गलती कर चुकी थी और अब सबकी सवालिया भरी नजरों का सामना करते हुए उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी चुप्पी को हर किसी ने उसकी गलती मान लिया और हर कोई उसे कोसने लगा। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रेशमा की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त वह कांप रही थी, बेसे पता नहीं क्यों उसने क्या ही गलती कर दी हो। आकांक्षा को चुप देखकर मिस्का से रहा नहीं गया। वह रोते हुए मोहन जिंदल के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, दादी जी आप इस शादी को मंजूरी नहीं दे सकते। आखिरकार मैं आकाश की होने वाली बीवी हूँ, आप इस तरह से मेरा रिश्ता नहीं कर सकती है। आप इसे मंडप से हटाइए, मैं आज ही आकाश से शादी करूंगी। वही यह सुनकर तो भीड़ में और बातें होने लगी, क्योंकि पहले ही पंडित जी शादी के मंत्र बोल चुके थे और कह चुके थे कि शादी संपन्न हो चुकी है। और मिस्का की यह डिमांड उसे बुरा बना रही थी, लेकिन मिस्का भी कुछ कम चालक नहीं थी। वह रोते रोते ही जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांस भरने लगी, जैसे पता नहीं उसे क्या ही हो रहा हो। उन्हें उसकी हालत को बढ़ता हुआ देखकर हर कोई चिंतित हो गया। रजनी राठी तुरंत अपनी बेटी को बाहों में कसते हुए बोली, तुम्हारी शादी होकर रहेगी, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हारी जगह छिनता है। इतना बोलकर वह उसे शांत करवाने लगी। आकांक्षा कुछ नहीं बोल रही थी और रेशमा की हालत खराब होता हुआ देखकर मोहन जिंदगी आवाज में बोले, आकांक्षा तुम जवाब दो। तुम जानती हो इस तरह से किसी और की जगह मंडप में बैठना ठीक नहीं है। साफ साफ बताओ तुम मंडप में क्या कर रही थी और यह चल क्या रहा है? अगर तुमने मुझे सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं इस शादी को नहीं मानता और आज ही आकाश की मिस्का से शादी होगी। वहीं उनकी बात सुनकर तो आकाश की मुठिया कद गई। वह गुस्से में बोला, दादाजी अभी क्या कह रही है? मेरी शादी हो चुकी है, आप मेरी शादी कितनी बार करवाना चाहते हैं? शादी कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। ये सुनकर मोहन जिंदल बोले, लेकिन तुम भूल रहे हो, तुम्हारी शादी मिस्का से होने वाली थी। भूलो मत, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और तुम मुझसे शादी करनी चाहिए। इस तरह से तुम पीछे नहीं हट सकते। और आकांक्षा तुम इस तरह से किसी और की शादी नहीं छीन सकती। तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, खुद को इतना शर्मिंदा क्यों कर रही हो? मोहन जिंदल की बात सच में दिल को दर्द पहुंचाने वाली थी, क्योंकि इनडायरेक्ट ही सही मोहन जिंदल आकांक्षा को किसी और का पति छीनने वाली कह रहे थे और उसके खानदान पर सवाल उठा रहे थे, जिसे भला शर्मा परिवार कैसे बर्दाश्त करता। वह आकांक्षा को देखते हुए बोले, आकांक्षा जवाब दो या फिर हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हें जिंदल परिवार की बहू बनने की जरूरत नहीं है। और साफ साफ बताओ बेटा, तुम आकाश से शादी क्यों कर रही थी और तुम यहाँ आई कैसे? तुमने तो शादी में आने से मना कर दिया था। मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन आकांक्षा तो रोए जा रही थी, क्योंकि मोहन जिंदल की कठोर बातों से उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आकांक्षा की अभी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मिस्का की हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी।
वह रोते रोते अपनी माँ की बाहों में लंबी लंबी सांस भरने लगी थी और बस एक ही बात रटे जा रही थी, नहीं आज मेरी शादी है। आकाश तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। बस यही बातें रटे जा रही थी। उसकी हालत और उसकी मेंटल स्टेट को देखते हुए उसके दादाजी अरविंद राठी तुम अपनी पोती को शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाओ बेटा, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसके बाद वह मोहन जिंदल को देखते हुए बोले, मोहन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मैं अपनी पोती को नहीं खो सकता। तुम देख रहे हो उसकी हालत पहले ही खराब हो रही है। तुम इस शादी को अप्रूव नहीं कर सकते। तुम्हें आज मेरी पोती और अपने पोते की शादी करवानी होगी। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। तुम्हारा पोता पहले ही मेरी मिस्का की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। ये कहते हुए वह उन पर मोरल दबाव डाल रहे थे। अरुणा जिंदल भी मिस्का की हालत देख नहीं पा रहे थे। वो तुरंत आकांक्षा को देखकर बोली, सुनो जी, मिस्का की हालत खराब हो रही है। वैसे भी उस लड़की आकांक्षा ने बिना इजाजत के यह शादी की है। पता नहीं वह कहाँ से मंडप में आ गई। हम उस शादी को नहीं मानते। आज ही आकाश और मिस्का की शादी होगी। आपकी शादी को अप्रूव नहीं कर सकते। मोहन जिंदगी बोले, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आकाश और आकांक्षा की शादी को अप्रूव नहीं करता। यह शादी मान्य नहीं होगी। आकाश तुम्हें अभी ही इसी मंडप में मिस्का से शादी करनी होगी। वही यह सुनकर तो पूरे हॉल में वापस एक बार सन्नाटा छा गया। जाहिर सी बात है, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा था। कुछ सच में चिंतित थे तो कुछ अपनी राय रख रहे थे और किसी की अपनी अपनी राय थी। लेकिन मोहन जिंदल की बात पूरे जिंदल परिवार पर किसी बम की तरह फटी थी। पूरा परिवार मोहन जिंदल को समझाते हुए बोले, आप ये क्या कह रही है? आपको शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। आकाश और आकांक्षा की शादी हो चुकी है। आप ऐसे ही उसे झुकला नहीं सकते। तभी मोहन जिंदल बोले, बिल्कुल नहीं, यह शादी उस लड़की ने हमसे छुपाकर की है। ये बेईमानी है और बेईमानी की शादी को रखना नहीं चाहिए। यह शादी में बिल्कुल अप्रूव नहीं करता। मैं उसे खानदान की बहू बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। आज इसी मंडप में मिस्का और आकाश की शादी होगी। वह खुद को मिस्का का गुनहगार मानते थे, इसीलिए वह शादी करवाने के लिए भी तैयार हो गए थे। तभी आकाश जिंदल बोला, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी शादी हो चुकी है, मैं कोई दोबारा शादी नहीं करने वाला। लेकिन भीड़ में हर कोई अपनी अपनी बातें रख रहा था, जिसमें कुछ लोग आकाश के साथ थे, लेकिन ज्यादातर इस शादी के खिलाफ ही बोल रहे थे। जिसे कह रहे थे, पता नहीं कैसी लड़की है जिसने किसी और का पति चुरा लिया। सच में कितने बचलन लड़की है, पूरे जिंदल परिवार को बर्बाद करके रख देगी। यही बातें आकांक्षा के लिए हो रही थी। जाहिर सी बात है, लोगों के लिए वह किसी के पति को चुराने वाली थी, इसलिए हर कोई अपने मुंह में जो आ रहा था वह बके जा रहा था। और शर्मा परिवार को भी यह कैसे बर्दाश्त होता। इसीलिए शर्मा परिवार के मुखिया जो साथ आए थे वह गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, शर्मा परिवार की बेटी कोई इतनी भी गिरी हुई नहीं है जो तुम लोग उस पर कीचड़ उछालो। और आप लोग क्या नहीं मानते इस शादी को? हम खुद इस शादी को अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसे परिवार में अपनी बेटी को देना बेकार है। हमें पहले ही पछतावा हो रहा है अपनी एक नागिन को जिंदल परिवार में बहू बनाकर। अब हम अपनी पोती की भी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाले। जाहिर सी बात है, ये बात उन्हें रेशमा के लिए कही थी। अरुणा जिंदल भी कुछ गुस्सैल और नाराज आवाज में बोली, तो हम कौन सा उसे बहू बनाना चाहते हैं? उसकी शादी धोखे से हुई थी। उसके बाद मिस्का की ओर देखकर बोली, मिस्का बेटा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी अभी ही इसी मंडप में होगी। मैं आकाश और आकांक्षा की शादी को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दूंगी। फिर अपने पति को देखकर बोली, और आप भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। तभी भीड़ से एक साफ मगर ऑथोरिटी भरी आवाज आई, किसने कहा आपको अप्रूव करने की जरूरत है? मेरी अकेले की इजाजत काफी है उन दोनों की शादी के लिए। मैं भी जानना चाहती हूँ किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी कार्रवाई हुई शादी में अपनी नाराजगी जताए। इस आवाज को सुनकर हर किसी की नजरें उस ओर चली गई, क्योंकि आवाज गेट की ओर से सजाए गए रास्ते पर से आ रही थी। हर किसी की नजरें वहां गई। वहां का नजारा देखकर हर किसी की आंखें बड़ी हो गई। ज्यादातर मेहमान तो अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे। आखिरकार वहां जो शख्सियत खड़ी थी उसे हर कोई जानता था। हायर सोसाइटी में तो हर कोई उसे अनकही रिस्पेक्ट देता था। अब तक तो मेरे रीडर जान चुकी होगे
यह कोई और नहीं अनाया और हर्षवर्धन थे, जो अपनी गार्ड्स की टीम के बीच खड़े थे और उसके आसपास एक पूरी गार्ड की टीम थी। अनाया का हाथ हर्षवर्धन ने पकड़ रखा था। आज भी अनाया ने सिंपल कपड़े पहने थे। हालांकि अब उसकी प्रेगनेंसी छुपाना नामुमकिन था, क्योंकि जुड़वा बच्चों की वजह से उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था। उसने और कोट पहन रखा था, जिसे वो काफी प्यारी लग रही थी। पैरों में स्नीकर्स, बाल खुले हुए और चेहरे पर छोटा मगर हल्का काला मास्क, लेकिन उसकी समुद्र से भी गहरी नीली आंखें, जो उसे सबसे यूनिक बनाती थी। उसे देखकर तो हर कोई सदमे में था। वहीं हर किसी के चेहरे पर अलग भाव था। कोई कह रहा था कि इस लड़की में काफी पावर है, जो इतने बड़े बड़े परिवारों के बीच खड़ी है, और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खौफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसने जिंदल परिवार को इस तरह से ऑर्डर दिया जैसे वह उसकी मालिक हो। हर कोई अविश्वास में इस नज़ारे को देख रहा था, सबसे ज्यादा तो हर्षवर्धन को। आखिरकार उसके चेहरे पर मास्क नहीं पहना था, इसलिए हर कोई उसे पहचानता था। वहीं अनाया सबके बीच चलते हुए आगे आ रही थी। हर्षवर्धन उसे सपोर्ट दे रहा था। वहीं अनाया को वहां देखकर पूरे जिंदल परिवार के चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर डर के भाव थे। अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वह आकाश जिंदल था। उसने तो अपने चेहरे पर ऐसे भाव रखे थे जैसे उसने अपना मसीहा देख लिया हो। पूरे एटमॉस्फेयर में खामोशी थी। अनाया और उसके आदमियों की बस चलकर आगे जाने की आवाज आ रही थी। हर कोई चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे वह यहाँ की क्वीन हो, और आसपास खड़े लोग बस उसे देख रहा था। हर्षवर्धन भी उसी की तरह उसी के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से वहां बैठे बिजनेसमैन के चेहरे पर हल्के डर के भाव थे। सबसे पहले कोई होश में आया था तो वह ज्ञान जिंदल था, जो अपनी बहन को देखकर एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए सीधे ही उसके गले लग गया। अनाया को बैलेंस बनाने के लिए हर्षवर्धन को सपोर्ट देना पड़ा। हर्षवर्धन ज्ञान को घूरते हुए उसे कॉलर से पकड़कर अनाया से दूर करते हुए बोला, क्या कर रहे हो, गिर जाएगी। ज्ञान को भी एहसास हुआ कि उसकी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, इसीलिए वह बोला, सॉरी, वह मैं एक्साइटेड हो गया था। अनाया उसे इग्नोर करते हुए बोली, ठीक है। सबको इग्नोर करते हुए अनाया को सबसे आगे ले गया और वही गिफ्ट को बिठाने के लिए एक सोफा रखा। उस पर अनाया को बिठाते हुए बोला, जोड़ या घटाओ, अभी आराम से बैठ जाओ। उसी के पास हर्षवर्धन भी बैठ गया। अभी भी किसी ने कुछ नहीं बोला। न तो अनाया अरुणा जिंदल को घूरते हुए बोली, अपने बताया नहीं किसे इस शादी से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताओ। रही बातें शादी की, तो मैंने करवाई है। इन दोनों की शादी, जिसे जो भी प्रॉब्लम है वह मेरे सामने आ सकता है। ये घूरते हुए उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। वह सबको बारी बारी से घूर रही थी। उसे सच में जिंदल परिवार पर गुस्सा आ रहा था, खास करके बुजुर्गों पर। अगर वह उसके रिलेटिव नहीं होते तो वह उसे पटक पटक कर मारती अपनी बेवकूफ़ी के लिए। क्या अनाया की बात कोई टाल पाएगा? और क्या होगा जब इस बारे में किसी को पता चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।